समय पहले की बात है। चंदन नगर में दो भाई रहा करते थे। छोटे भाई का नाम था बसंत और बड़े भाई का नाम था प्रभाकर। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन वे दोनों बड़े गरीब थे। दूसरों के घरों में, दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। अब वे घर में दोनों भाई ही अकेले बचे हुए थे, जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। बसंत और प्रभाकर दोनों एक दूसरे से बड़ा ही प्रेम करते थे। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जो भी पैसे मिलते थे, उनसे वह घर में भोजन आदि की वस्तुएं लाकर भोजन बनाते थे। इसी प्रकार बसंत और प्रभाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। कुछ सालों तक इसी प्रकार चलता रहा। फिर एक दिन की बात है, प्रभाकर ने अपने छोटे भाई बसंत से कहा, भाई, हम कब तक इस प्रकार गरीबी में अपना जीवन काटेंगे? कब तक इस पुरानी सी झोपड़ी में रहेंगे? कल को हमारा विवाह होगा, हमारी शादी होगी, हमारी पत्नी आएगी, बच्चे होंगे तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे, कहाँ रहेंगे? बसंत कहने लगा, भैया, आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हो। हम इस प्रकार अपना पूरा जीवन तो नहीं निकाल सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब प्रभाकर कहने लगा, भाई, मैं शहर में जाता हूँ, शहर में जाकर कोई काम ढूंढ लूँगा। शहर में काम करने से कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे और एक बार शहर में मेरा काम चल पड़ा तो मैं जल्दी ही तुम्हें शहर बुला लूँगा और हम मिलकर आराम से शहर में रहेंगे। बसंत अपने बड़े भाई की यह बातें सुनता है तो कहता है, भैया, यह तो बड़ी ही अच्छी बात है। आप कल ही शहर चले जाइए और जब आपका काम सही चलने लगे तो आप मुझे भी बता देना, मैं भी आपके पास शहर में चला आऊँगा। अगले ही दिन बड़ा भाई प्रभाकर अपना सामान बांधकर शहर को चला गया। शहर में कुछ दिन तक तो वह बहुत मेहनत करता है, कई जगह पर काम की तलाश करता है और इधर बसंत गांव में लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहा था। उधर शहर में धीरे धीरे प्रभाकर धनवान बनता चला गया। उसका व्यापार चल पड़ता है। कुछ सालों में वह बहुत ही धनवान बन गया। अपना खुद का उसने मकान खरीद लिया। शहर में एक बड़ी ही सुंदर स्त्री से उसने विवाह भी कर लिया। इधर गांव में बसंत अपने भाई के बुलावे का इंतजार करते करते थक चुका था। रोज सोचता था कि आज मेरा भाई मुझे बुलाने आएगा। मेरा भाई शहर में बहुत बड़ा सेठ बन चुका है, लेकिन उसके भाई का ना कोई बुलावा आता है, ना वह खुद आता है। कुछ सालों में बसंत भी गांव में रहकर एक स्त्री से विवाह कर लेता है। वह अपनी पत्नी के साथ अपने टूटे फूटे घर में रहने लगता है। बसंत दूसरे के खेतों में हल चलाता, मजदूरी करता और उससे जो पैसे मिलते उनसे ही अपना और अपने पत्नी का पेट भरता था। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन बसंत की पत्नी गर्भवती हो गई। गर्भवती होते ही बसंत बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि अब हमें संतान का सुख मिलेगा। साथ ही उसे यह भी चिंता हो रही थी कि उसका और उसकी पत्नी का खर्चा बड़ी ही मुश्किल से चलता है। दो समय का भोजन उन्हें बड़ी ही मुश्किल से मिल पाता है। अगर उनकी संतान हो गई, उनका पुत्र आ गया तो वे उसका लालन पालन कैसे करेंगे, कैसे उसे दो समय का भोजन देंगे। संतान के आने की खुशी में वह अपनी चिंता को भूल गया और बड़ी ही प्रसन्न होकर वह अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। अब तो बसंत दिन में भी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और रात होते ही दूसरी जगह जाकर मेहनत करने लगता है। कुछ समय में बसंत की पत्नी एक बड़े ही सुंदर बेटे को जन्म देती है। अब तो बाप बनने की खुशी में बसंत बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, परंतु इतना धन नहीं कमा पा रहा था कि वह अपनी संतान और अपनी पत्नी का पालन पोषण ठीक से कर सके। पूरा दिन गांव में दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने के बाद भी बसंत को कई बार रात में भूखा सोना पड़ता था। जो भी भोजन बचता था वह अपनी पत्नी और बच्चे को खिला देता था, खुद भूखा सो जाता था। इस प्रकार कई दिन निकल गए। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि
बसंत के पास इतना भी धन नहीं रहता है कि वह अपने पुत्र और पत्नी को 2 समय का भोजन खिला सके। अब तो बसंत की पत्नी और उसका पुत्र पूरे दिन भूखे रहते हैं। भूख के मारे बसंत का पुत्र रोने लगता है। अपनी माता से कहता है, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। परंतु वे बेचारी क्या करती जब घर में कुछ खाने को है ही नहीं। बसंत की पत्नी बड़ी दुखी होती है और रोने लगती है। शाम को जब मेहनत मजदूरी करके बसंत लौटकर आता है तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर बसंत दुखी हो जाता है। तब उसकी पत्नी कहती है, स्वामी हमारा बेटा सुबह से भूखा है, वह हमसे भोजन के लिए विनती कर रहा है। हमारे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है, आप कुछ कीजिए। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बसंत भी रोने लगता है। तब बसंत की पत्नी कहती है, स्वामी आपके बड़े भैया तो शहर में रहते हैं, सुना है उनका बहुत बड़ा मकान है, उनके पास बहुत धन दौलत है, शहर में वह बड़े आदमी बन चुके हैं। आप शहर चले जाइए और अपने बड़े भैया से कुछ सहायता मांग कर ले आइए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। आप जाकर कुछ धन मांग कर ले आइए। कुछ दिन तक हम उससे पेट भर के खाना खा सकेंगे। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बसंत कहने लगा, तुम ठीक ही कहती हो, मुझे शहर जाकर भैया से मदद मांगनी चाहिए। यही सोचकर बसंत अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर का रास्ता गांव से कुछ दूर था। पूरे दिन चलने के बाद रात के समय बसंत शहर पहुंच जाता है और लोगों से पूछता हुआ अपने बड़े भैया प्रभाकर के घर पहुंच जाता है। जब वह अपने बड़े भैया का घर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रभाकर का बड़ा ही आलीशान बंगला बना हुआ था। बंगले के बाहर कई नौकर चाकर काम कर रहे थे, कई गाड़ियां खड़ी थीं। यह देखकर बसंत बड़ा ही प्रसन्न हुआ और मकान के अंदर जाने लगता है। तभी मकान के बाहर खड़ा चौकीदार बसंत को रोक लेता है और कहता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? गरीबों और भिखारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तब बसंत कहता है, नहीं भाई, यह मेरे बड़े भैया का घर है, मैं उनका छोटा भाई हूँ, कृपया मुझे अंदर जाने दो। बसंत की ऐसी हालत देखकर वह चौकीदार उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता है और अंदर जाकर पूछता है, मालिक बाहर कोई बसंत नाम का लड़का आया है और वह कह रहा है कि वह आपका छोटा भाई है। चौकीदार की यह बातें सुनकर प्रभाकर कुछ हैरान हो जाता है और कहता है, हाँ वह मेरा छोटा भाई है, उसे अंदर आने दो। अब चौकीदार बाहर जाता है और बसंत को पूरे आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बुलाकर ले जाता है। बसंत जब अपने बड़े भाई प्रभाकर को देखता है तो उसके गले लगकर रोने लगता है और कहता है, भैया मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे पास गांव में खाने के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं है। मैं इतने वर्षों से आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था, परंतु आपने मुझे बुलाया ही नहीं। आप तो शहर में इतने बड़े आदमी बन चुके हो, इतने धनवान हो गए हो, आपने मुझे शहर में क्यों नहीं बुलाया? असल में बसंत का बड़ा भाई प्रभाकर शहर में आकर बहुत बदल गया था। अब वे अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं करता था, उसे तो बस धन दौलत और ऐशो आराम से प्रेम था। प्रभाकर कहता है, अरे भाई मैं तुझे क्या बताऊं, शहर में धन कमाना बड़ा ही कठिन काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे दिन पूरी रात जाग कर काम करना पड़ता है, तब जाकर कुछ पैसे मिलते हैं। अभी तो मेरी हालत भी बहुत खराब चल रही है, मेरा धंधा अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि जब व्यापार अच्छा चलेगा, जब कोई काम होगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। तब बसंत कहने लगा, भैया वह सब तो ठीक है, परंतु आप हमारी कोई सहायता कीजिए, हमें धन की आवश्यकता है। घर पर हमारी पत्नी और बच्चे को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हमें कुछ दिनों तक सहारा हो जाएगा। यह सुनकर प्रभाकर कहने लगा, भाई पैसे तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, परंतु अब तुम आ ही गए हो तो मेरी कुछ सहायता कर दो। बस कुछ दिन की बात है, इसके बाद तुम पैसे लेकर चले जाना, मैं तुम्हें पैसे अवश्य दे दूंगा, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो।
अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बसंत कहता है, भैया आप बतलाइए क्या काम करना है, मैं अभी कर देता हूँ। मुझे पता था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे, बताओ भैया क्या काम करना है। तब प्रभाकर कहने लगा, भाई कई दिनों से हमारा नौकर नहीं आ रहा है, छुट्टी लेकर ना जाने कहाँ चला गया है। मेरे घर के कुछ काम बाकी हैं, वे काम तुम निपटा दो। बाजार जाकर सामान ले आओ, घर की सफाई कर दो। तुम्हारी भाभी से घर का ज़्यादा काम नहीं होता है, उसकी काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए घर का काम तुम ही कर दो। दोनों समय का खाना बनाना है, सबके कपड़े धोने हैं, गाड़ियों को साफ करना है। बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बसंत कुछ सोच में पड़ जाता है, परंतु फिर वह सोचता है कि भैया का नौकर नहीं आ रहा है, इसीलिए भैया हमसे ऐसा कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ तो काम कर देता हूँ। अपने ही भाई के घर में काम करने में कौन सी शर्म की बात है। यही सोचकर बसंत अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर में काम करने लगता है। पूरे दिन वह काम में लगा रहता है, कभी बाजार जाता है, सामान लाता है, कभी घर की साफ सफाई करता है, कभी गाड़ियों को साफ करता है। इस प्रकार उसका पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है। ऊपर से उसकी भाभी यानी कि प्रभाकर की पत्नी उसे और भी नए नए काम बताती रहती है। वह सोचती थी कि अब तो हमें अच्छा खासा एक नौकर मिल गया है। उसे अपने बड़े भाई के घर पर रहते रहते एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते तक वह अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर का पूरा काम करता है। एक हफ्ते तक वह अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर का काम करते करते थक जाता है। फिर वह अपने बड़े भाई के पास जाकर कहता है, भैया अब मुझे आपके यहाँ रहते हुए एक हफ्ता हो चुका है, परंतु अब मुझे अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता हो रही है। न जाने वह दोनों कैसे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं गांव के लिए लौटता हूँ। छोटे भाई बसंत की इन बातों को सुनकर प्रभाकर कहता है, हाँ भाई जरूर तुम्हें अब गांव जाना चाहिए। कई दिनों से तुम हमारे पास रह रहे हो, मैं अपने बच्चे को देखना चाहिए। इतना कहकर प्रभाकर बसंत को रुपए दे देता है और कहता है, लो भाई यह तुम्हारे पैसे हैं। रुपए देखकर बसंत कुछ उदास हो जाता है और कहता है, बड़े भैया यह क्या, आपने सिर्फ 10 रुपए दिए हैं, इतने से हमारा गुजारा कैसे होगा। प्रभाकर कहता है, अरे भाई मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अभी मेरा काम धंधा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अभी तुम यह 10 ही रुपए पकड़ो और अपने पास रख लो और घर चले जाओ। बसंत भी क्या करता, सोचता है कि चलो कुछ नहीं तो थोड़े ही सही 10 रुपयों से ही 2-4 दिन का गुजारा कर लूँगा, इतने भोजन तो आ ही जाएगा। बसंत रुपए लेकर अपने गांव के लिए चला जाता है। जब बसंत अपने गांव के लिए चलने को होता है तो पीछे से प्रभाकर कहता है, भाई अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर मैं बहुत ही बड़ी दावत देने वाला हूँ, तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जरूर आना, आखिर तुम मेरे छोटे भाई हो। अपने बड़े भाई की ऐसी बातें सुनकर बसंत बड़ा प्रसन्न होता है और सोचता है कि मेरा भाई तो बड़ा ही अच्छा है, इतनी बड़ी दावत में मुझे बुला रहा है। अब बसंत अपने गांव के लिए चल देता है और गांव पहुंचकर वह अपनी पत्नी को रुपए दे देता है और कहता है, भैया ने मुझे 10 रुपए दिए थे, मैंने इन्हें संभाल कर रख लिया, जितना हो सके उतने दिनों तक हमें इन पैसों से अपना गुजारा करना चाहिए। तब बसंत की पत्नी कहती है, ये क्या स्वामी, आप एक हफ्ते तक अपने बड़े भाई के यहाँ काम करते रहे, जेठ जी ने आपसे नौकरों की तरह इतना काम करवाया, उसके बदले में आपको दिए भी तो क्या सिर्फ 10 रुपए, भला हमारा कितने दिनों का गुजारा हो पाएगा। बसंत कहने लगा, भाग्यवान अभी भैया का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए उन्होंने 10 रुपए ही दिए हैं। उन्होंने अगले हफ्ते हमें शहर में बुलाया है, उनका जन्मदिन है, वह एक बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं, दावत में बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, हमें अपने बेटे को लेकर वहां जरूर जाना चाहिए।
यह सुनकर बसंत की पत्नी भी खुश हो जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे एक हफ्ता निकल जाता है। बसंत अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे को लेकर शहर के लिए चल देता है। बसंत और उसकी पत्नी बड़े ही प्रसन्न थे। वे सोच रहे थे कि दावत में बड़ा आनंद आएगा, स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। पूरा दिन चलने के बाद शाम को बसंत और उसकी पत्नी अपने बड़े भाई प्रभाकर के घर पहुंच गए। जब वे प्रभाकर के घर पहुंचे तो प्रभाकर बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बहुत देर तक बसंत और उसकी पत्नी द्वार पर खड़े रहे, परंतु कोई भी उनके स्वागत के लिए नहीं आया। कुछ देर के बाद प्रभाकर आया और अपने भाई को देखते हुए कहने लगा, अरे भाई, तुम यहाँ खड़े हो, अंदर आओ। प्रभाकर अपने छोटे भाई बसंत और उसकी पत्नी को अंदर बुलाता है और कहता है, तुम दोनों इधर ही बैठ जाओ। अभी बड़े बड़े व्यापारी लोग भोजन कर रहे हैं, उसके बाद तुम भोजन कर लेना। अब तो बसंत और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं। कुछ देर तक चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं, परंतु प्रभाकर उन्हें बुलाने नहीं आता है। जब सभी लोग भोजन करके अपने अपने घर चले जाते हैं, दावत खत्म हो जाती है, तब प्रभाकर आता है और कहता है, अरे भाई, मुझे माफ़ करना, मेरे बड़े अमीर दोस्त मुझसे मिलने आए हुए थे। व्यस्त होने की वजह से मैं तुम्हें बुलाना भूल गया, परंतु अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें भोजन करना है तो कर लो। आज रात तुम यहीं रुको, सुबह होते ही तुम चले जाना। आज रात आराम से हमारे घर पर रहो। हमारे नौकर साफ सफाई कर रहे हैं, दावत में जो गंदगी हुई है उसे उठा रहे हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो? बसंत कहता है, भैया, यह कौन सी बड़ी बात है। बसंत अपनी पत्नी के साथ उन नौकरों के साथ मिलकर घर की पूरी सफाई करता है, लोगों के झूठे बर्तन साफ करता है और अंत में जो कुछ बचा खुचा भोजन होता है उसे खाकर नौकरों वाले कमरे में उसे सुला दिया जाता है। सुबह होते ही वह अपने गांव के लिए निकल जाता है। बसंत और उसकी पत्नी बड़े दुखी थे, वे बड़े उदास थे। उन्हें अपने बड़े भाई का ऐसा व्यवहार देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वे सोच रहे थे कि हम तो बड़ी खुशी से गए थे, परंतु भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। किसी ने सही कहा है कि गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। बसंत और उसकी पत्नी जंगल से होते हुए जा रहे थे, तभी वहां देखते हैं कि एक पिंजरे में बड़ा ही सुंदर तोता बंद है और वह पिंजरा एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। तोते को देखकर बसंत का बेटा कहने लगता है, पिताजी, मुझे वह तोता चाहिए, देखो ना कितना सुंदर तोता है, चलो उसे घर ले चलते हैं। अब बसंत इधर उधर देखता है, परंतु उसे कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता है। तब वह सोचता है कि किसी ने इस तोते को यहाँ लाकर छोड़ दिया है, चलो इसे घर ले चलते हैं। यही सोचकर बसंत उस तोते को अपने घर ले आता है और घर पर लाकर अपनी कुटिया में रख लेता है। बसंत का बेटा उस तोते के साथ बड़ा ही खुश था। वह तोता बसंत के बेटे से बहुत बातें करता था, उसके साथ बहुत खेलता था। यह देखकर बसंत भी बड़ा प्रसन्न होता था, परंतु बसंत के वे रुपए कुछ ही दिनों में खत्म हो चुके थे जो उसे उसके बड़े भाई ने दिए थे। अब एक बार फिर से बसंत के घर में खाने के लाले पड़ गए। बसंत और उसकी पत्नी बड़े ही दुखी हुए, बड़े ही चिंतित थे। सोच रहे थे, ऐसा कब तक चलेगा, आखिर कब तक हमें अपना जीवन गरीबी में जीना पड़ेगा। रात हो जाती है। बसंत की पत्नी और उसका बेटा उस दिन भी भूखे ही सो जाते हैं, क्योंकि भोजन करने के लिए उनके पास कोई पैसे न थे। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बसंत अपनी कुटिया से बाहर आता है और रोने लगता है। वह अपने आप को कोसने लगता है। तभी पिंजरे में बंद तोता कहता है, अरे बसंत भाई, तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या बात है। तब बसंत उसे बताता है, मैं एक गरीब हूँ, मेरा बेटा भूखा ही सो गया है और मेरे पास धन नहीं है। मैं अपने बेटे और पत्नी का पेट भर भी नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतना भी धन नहीं है। तब वह तोता कहता है, अरे बसंत भाई, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें ज़्यादा चिंता है तो तुमको शराब पी लेनी चाहिए, शराब पी लो, तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी।
तब बसंत कहता है, अरे तोते, तुम कैसी बातें कर रहे हो? भला शराब पीने से क्या होता है? मुझे अभी यह सोचना है कि मैं किस प्रकार धन इकट्ठा करूं। ऐसा क्या करूं ताकि मैं अपने बच्चे और पत्नी के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकूं। तब तोता कहता है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा तुम तभी सोच सकते हो जब तुम्हारे अंदर किसी तरह की चिंता नहीं होगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम शराब की दुकान पर जाकर कुछ शराब पी लो। बसंत कहता है, मेरे पास शराब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तब तोता कहता है, अरे बसंत भाई, तुम्हारे पास 2 बैल हैं, तुम उनमें से एक बैल को बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम शराब पी लेना। उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन बसंत ऐसा ही करता है। वह अपने एक बैल को नगर के एक सेठ के यहाँ बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उसे जाकर शराब खरीद लेता है और उसे पी लेता है। शराब पीने के बाद वह नशे में अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता है। वह यह भी भूल जाता है कि मेरे घर में अन्न नहीं है और मेरा बेटा और मेरी पत्नी भूखे सो रहे हैं। शराब पीकर बसंत अपने घर लौट आता है। जब बसंत की पत्नी देखती है कि बसंत शराब पीकर आया है तो बड़ी दुखी होती है और कहती है, आप यह क्या कर रहे हैं? आपको जाकर कोई मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, परंतु आप तो शराब पीकर आए हैं और आप यह बतलाइए कि शराब पीने के पैसे आपको कहाँ से मिले? तब बसंत कहता है, मैंने अपना एक बैल सेठ को बेच दिया। उससे जो पैसे मिले थे उससे मैंने शराब पी ली। इस प्रकार बसंत शराब पीने लगता है। जब तक उसके पास पैसे थे वह शराब पीता रहा। नशे में उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। वह अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता था। जब उसके पास शराब पीने के पैसे खत्म हो जाते हैं तो एक बार फिर से वह अपने होश में आता है और जब उसे याद आता है कि मैं कितना गरीब हूँ, मेरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है, तो वह फिर से चिंता करने लगता है। तोता फिर से एक बार बसंत से कहता है, अरे बसंत भाई, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तब बसंत कहता है, तोते भाई, मैं तुम्हारी बातों में आकर शराब पीने लगा, परंतु मैं यह भूल गया कि मेरी कैसी हालत है और मैं कितना गरीब हूँ। आज मुझे याद आया कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा भूखे हैं। मेरे पास उन्हें भोजन कराने के लिए धन नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊं क्या करूं? तब वह तोता कहने लगा, बसंत भाई, तुम जाकर शराब पी लो, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार तोते के कहने पर वह फिर से शराब पीने लगता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग चुकी थी। वह अपना एक बैल और सेठ को यहाँ पर बेच देता है और फिर से शराब पीने लगता है। अब तो कई कई घंटों तक बसंत शराब की दुकान पर ही बैठा रहता था। नगर के सभी लोग कहते थे, देखो, यह तो शराबी हो गया है। इसके पास खाने को पैसे नहीं, परंतु शराब पूरे दिन पीता है। शराब पीकर वह रात को अपने घर आता है तो उसकी पत्नी भी उससे बहुत लड़ती झगड़ती है, बहुत गुस्सा करती है। अपने दोनों बैल बेच देने के बावजूद भी पत्नी के बार बार समझाने पर भी बसंत को कुछ होश नहीं आता है। वह तो अपने नशे में घूमता रहता है। जब उसका नशा उतरता है तो वह एक बार फिर से घर का सामान ले जाकर बेच देता है और उसे जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब ले आता है। इस प्रकार कई दिनों तक चलता रहता है। धीरे धीरे बसंत का पूरा घर बिक गया। अब तो उसका परिवार सड़क पर आ जाता है। अब उसके पास बेचने को कुछ नहीं बचा हुआ था। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो चुका था। अब वो बसंत को जब होश आया तो वह एक बार फिर से उदास हो जाता है और रोने लगता है। तब वह तोता कहता है, अरे बसंत भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम करो, किसी से एक बैल गाड़ी उधार मांग कर ले आओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम्हें क्या करना है। बसंत सेठ के पास जाता है और सेठ की बैलगाड़ी कुछ देर के लिए उधार मांग कर ले आता है। जब बसंत बैलगाड़ी लेकर आता है तो वह तोता कहता है, बसंत भाई, अब तुम मुझे अपनी बैलगाड़ी में बिठा लो, तुम इस बैलगाड़ी को वहाँ लेकर चलो। बसंत तोते को पिंजरे सहित अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और तोता उसे जंगल की तरफ ले चलता है। जंगल में पहुंचने के बाद बसंत कहता है, अरे तोते भाई,
तुम मुझे जंगल में क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? तब तोता कहता है, बसंत भाई, वह सामने जो तुम्हें गुफा दिखाई दे रही है, उस गुफा के अंदर अपार धन दौलत है। उसमें बहुत सारा खजाना है। तुम उस गुफा के अंदर जाओ और वह सारा खजाना भर कर ले आओ। बसंत कहता है, अरे तोते, तुम मुझे क्यों पागल बना रहे हो? क्या तुम जानते नहीं इस गुफा के अंदर लुटेरे और डाकू रहते हैं? अगर मैं अंदर गया तो वह मुझे मार डालेंगे। तब तोता कहता है, अरे बसंत भाई, तुम डाकुओं की चिंता मत करो। नगर के राजा ने सारे डाकुओं को बंदी बना लिया है और अपनी जेल में डाल दिया है, परंतु राजा को इस धन के बारे में पता नहीं है। बसंत भाई, पहले मैं उन्हीं डाकुओं के साथ रहता था, इसीलिए मुझे पता है कि उन्होंने सारा खजाना इसी गुफा के अंदर छुपाया है। तुम जाओ और सारा खजाना उठाकर ले आओ, उसके बाद तुम बहुत धनवान बन जाओगे। बसंत तुरंत गुफा के अंदर जाता है और देखता है पूरी गुफा खजाने से भरी हुई है। कई सोने चांदी के जवाहरात रखे हुए थे। धीरे धीरे बसंत सारे धन दौलत को निकालकर अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है और खजाने को लेकर वह रात के अंधेरे में अपनी कुटिया पर पहुंचता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मुझे बहुत सारा खजाना मिल चुका है, बहुत धन दौलत मिल गई है। अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हम बहुत धनवान बन जाएंगे। धन दौलत को देखकर बसंत की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। अब बसंत और उसकी पत्नी सारे धन दौलत बैलगाड़ी से निकालकर अपने घर में रख लेते हैं और वह बहुत बड़ा धनवान सेठ बन जाता है। अब बसंत भी सुधर जाता है। उसने शराब पीना छोड़ दिया था। उसे यह बात समझ आ चुकी थी कि अगर वह शराब पीता रहेगा तो शराब उसका सारा धन बर्बाद कर देगी। इसीलिए वह शराब का त्याग कर चुका था। बसंत नगर में अपनी ईमानदारी से कुछ दुकानें खोल लेता है और दुकानें चलने लगती हैं। धीरे धीरे वह तोता भी बसंत के साथ रहकर सुधर जाता है। तोते ने उसे गलत लत इसलिए लगाई थी क्योंकि वह तोता भी चोर और डाकुओं के साथ रहता था। अब उसे भी पता चल चुका था कि चिंता मिटाने के लिए, दुखों से दूर होने के लिए मनुष्य को शराब पीने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की आवश्यकता है। सत्कर्म करने से हर मनुष्य चिंता से उभर सकता है, अपने दुख तकलीफों से बाहर निकल सकता है। इस प्रकार बसंत धनवान और नगर का नामी सेठ बन जाता है। अब बसंत, उसके पत्नी और बेटे के दिन सुख से बीतने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा और कहानी देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर रोज़ नई नई दिलचस्प कहानियाँ दिखाई जाती हैं, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, कमेंट में अपने नाम के साथ शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमको भी पता चले कि आप हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।